अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट समीर बेग और आप देख रहे हैं FM4 के टीवी का प्रोग्राम नाज बरदारी, जो कि पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाज़िरा का प्रोग्राम है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर सीनियर कॉलम निगार तज़कियाकार अदरीस नाज़ साहब, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज बहुत बड़े बड़े फैसले सामने आए हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI को बल्ले का निशान वापस कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और अदालत ने साबिक सदर जनरल मुशर्रफ का सजाए मौत का फैसला बरकरार रखा है। इस सारी सूरत हाल पर आपका तबसरा? समीर, बिलाशुबा ये बहुत बड़े फैसले हैं। सबसे पहले जो आपने फरमाया कि पेशावर हाई कोर्ट ने PTI को बल्ले का निशान जो है वो बहाल कर दिया है, ये बड़ी मज़ाक़ा ख़ैर सूरत हाल है। जो कुछ PTI के साथ चल रहा है उस पर हमने बहुत बात की जी। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये, अब ज़रा दो इदारों को समझना ज़रूरी है। सबसे बड़ा इदारा जो है इस सिलसिले में वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उसकी एक अपनी हैसियत है, वो आज़ाद अदारा है, बाइख्तियार अदारा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसे कहते हैं, भाई आइन और कानून के मुताबिक तो वो आज़ाद और बाइख्तियार अदारा है ना, तो मैं आइन और कानून के मुताबिक बात कर रहा हूँ। वो है एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा। उनके पास कुछ एप्लीकेशंस आती हैं, एप्लीकेशन जहाँ से भी आई, जिसने भी वो प्लांट किया वो एक अलग बात है। उनके पास एप्लीकेशंस आती हैं और कहा जाता है जी कि PTI जो है ये कालादम जमात है, PTI के जो चेयरमैन हैं वो दहशतगर्दी के मुकदमात में मुलविस हैं, वगैरह वगैरह जो कुछ भी कहते हैं। और उनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात भी जो हैं वो ठीक नहीं हुए, तो उनसे बल्ले का निशान वापस लिया जाए। वो एप्लीकेशंस थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस पर फैसला दिया। उन्होंने कहा चूंकि ये सारे एलिगेशंस जो हैं बादियो नज़र में ये दुरुस्त हैं कि इमरान खान जो हैं वो दहशतगर्दी के मुकदमात में नाहिल हो चुके हैं, वो जो PTI के चेयरमैन हैं, तो ये जो सारी आपके एलिगेशंस हैं ये दुरुस्त हैं, लिहाजा PTI से बल्ले का निशान वापस लिया जाता है। अच्छा, ये उनके पास एप्लीकेशंस थी, उन पर उन्होंने फैसला सुना दिया। अब जनाब वो चले जाते हैं कोर्ट में, यानी कि पेशावर हाई कोर्ट में। पेशावर हाई कोर्ट उनका निशान बहाल कर देता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद फरीक बन के पेशावर हाई कोर्ट में चला जाता है। अब यहाँ ये बात मेरी समझ से बाला है कि भाई आप तो खुद एक इदारा है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद एक इदारा है। आपके पास पिटीशंस आई थी, आपके पास अपीलें आई थी, आपके पास दरखास्तें आई थी, आपने उस पर फैसला दिया था बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने का। आपका राइट है भाई, आपके पास एप्लीकेशंस आए, उस पर जो भी फैसला आप दें हम उस पर तबसरा तो कर सकते हैं, उसे गलत या सही तो करार दे सकते हैं, लेकिन उनका इख्तियार नहीं छीन सकते। ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। अच्छा भाई, आपने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया, ले लिया। अब जब पेशावर हाई कोर्ट ने PTI की बात मान ली, उनका मौक़िफ़ सुन लिया और उन्हें बल्ले का निशान वापस दे दिया, जो मेरे नज़दीक क्रीन इंसाफ है जी। अच्छा, जब दे दिया तो ये फ्रीक बन के वहां चले गए। मुझे तब बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये किस हैसियत से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फ्रीक बन गया वहां पे कि उनसे बल्ले का निशान वापस लिया जाए। भाई वो जो एप्लीकेंट थे वो कहां चले गए थे? वो जाके कहते जो दलाइल उन्होंने वहां दिए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, वो दलाइल जाके हाई कोर्ट में देते, पेशावर हाई कोर्ट में। लेकिन हैरत की बात यह है कि वो नहीं गए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद फ्रीक बन गया। अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे सवालिया निशान उठते हैं उसकी वजूहात क्या हैं? ये मेरा आज मैं फिर एक दफा सोचने पर मजबूर हुआ कि आप क्यों गए थे पेशावर हाई कोर्ट में के PTI से बल्ले का निशान? आप फ्रीक है PTI के खिलाफ। भाई जिन लोगों ने दरखास्तें दी थी आपने उनकी सुनवाई कर ली थी। अब उन लोगों को अगर उनकी हक तलफी हुई है, वो समझते थे कि हमारी दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो हमें इंसाफ दिया, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा जुल्म किया है, तो वो पेशावर हाई कोर्ट में वो जाते, आप क्यों गए हैं? ये बात सोचने वाली है। इसका मतलब ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहीं ना कहीं बूझ रखे हुए है PTI से और वो PTI के खिलाफ हर सतह पे जाने को तैयार है। मतलब उससे तो ये साबित हो, आज वो फिर पेशावर हाई कोर्ट जो है उसने फिर एक बड़ी अदालत है भाई, और पूरे मुल्क में वो फैसला जो है वो सुना जाएगा, समझा जाएगा। ऐसे ही होता है, किसी भी सूबे की जब कोर्ट फैसला कर देती है उसकी हाई कोर्ट, तो ये नहीं होता कि एक सूबे की हाई कोर्ट ने फैसला किया तो इसका इम्प्लीमेंट पंजाब में नहीं होगा, सिंध में नहीं होगा, बलूचिस्तान में नहीं होगा, कश्मीर में नहीं होगा। नो, ऐसे नहीं होता। उसका इतलाक पूरे पाकिस्तान में बेक वक्त होगा। अब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद है कि ROs को ये कहे कि वो PTI के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनको PTI टिकट जारी करता है उनको इंतखाबी निशान बल्ला अलाट करें। एक बात तो ये। अब इस पे अगर फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ चल निकलते हैं, वही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान,
अपील में चला जाता तो फिर ये बात मैं अभी से कह रहा हूं कि मेरी समझ में तो ये नहीं आया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैसे फ्रीक बन जाता है। भैया आपका पीटीआई के साथ कुछ है लेना देना, आप क्यों साबित कर रहे हैं कि हमारा पीटीआई के साथ कोई हम उसके मध्य मुकाबिल हैं? क्यों आप ये तासुर दे रहे हैं? आपका क्या तुक बनता है कि आप पेशावर हाई कोर्ट में जाएं या आप सुप्रीम कोर्ट में ये केस ले जाएं? तो अभी आखिरी जो इतलात हैं उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उन्होंने हंगामी इजलास तलब कर लिया है। तो इसका मतलब ये कि उस हंगामी इजलास में वो फैसला लेने वाले हैं कि क्या हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मैं उससे पहले ये आज के प्रोग्राम में ये दरख्वास्त कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि आप पीटीआई के खिलाफ कोई सियासी जमात के तौर पर रजिस्टर्ड कर लें खुद को, आप अपने नाम के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ना लिखें ताकि लोगों को समझ तो आए कि आप तो एक फरीक हैं। भाई आप मुतासरा फरीक हैं पीटीआई के खिलाफ, आप क्यों जगह जगह उसके खिलाफ एप्लीकेंट बन रहे हैं? एक बात तो ये, खैर इस पे मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। दूसरा आपका क्वेश्चन जो था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस मुज़ाहिर अकबर अली नकवी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपने ओहदे का इस्तीफा दे दिए। मुज़ाहिर नकवी साहब पर बड़े संगीन नोयत के इल्ज़ामात हैं और करप्शन के इल्ज़ामात हैं, उनके बेटों पर हैं कि उन्होंने कैसे कैसे पैसे कमाए वगैरह वगैरह। तो उनका जो उनके खिलाफ जो मुकदमा था वो हमारी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसमें उसकी समाअत जारी थी। उन्होंने बड़े हरबे इस्तेमाल किए कि उसको किसी तरीके से भी टाला जाए, कहा जाए कि आप मेरे खिलाफ नहीं सुन सकते वगैरह वगैरह जो भी था। उमर अत्ताब बंदियाल साहब जब तक थे उन्होंने इस पे बिल्कुल भी इसे दबा के रखा। उन्होंने कहा ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सुनी जाए, लेकिन अब उन पे सुनवाई हो रही थी और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को समझ आ गई कि मेरे खिलाफ फैसला आने वाला है और अगर मेरे खिलाफ फैसला आता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का तो बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले वाला मिसरा होगा। तो बेहतर यह है कि मैं इस्तीफ़ा दे दूं। उन्होंने आज सदर मुमलकत जनाब आरिफ अलवी साहब को इस्तीफ़ा लिख दिया। लेकिन बड़े मज़े की बात, उस पर जो 10 जनवरी की डेट डाली गई है ना, 10 जनवरी की उस पर डेट है, लेकिन वो 2023 डाली है। उसमें जो साल है वो 2023 है, मतलब 2024 नहीं है। अब वो कह सकते हैं मुझसे गलती हो गई, सुप्रीम कोर्ट का जज है, जब वो हर रोज फैसले लिखते हैं तो उन्हें तो पता होता है कि डेट कौन सी डालनी है। तो खैर गलती तो किसी से भी हो सकती है। उन्होंने 1 साल पीछे की डेट डाल के, तो क्या उनका जो इस्तीफा है वो 2023 से मंजूर किया जाएगा और फिर जो वो तनख्वाह और मराद ले चुके हैं क्या वो भी वापस होंगी? ये बड़ा एक सवाल खड़ा हो गया है। और उनके जो फैसले हैं 10 जनवरी 2023 से लेकर 10 जनवरी 2024 तक, आज तक जो भी आप कह लें, जो भी उन्होंने काम किया उनकी कानूनी हैसियत क्या होगी? तो यार ये देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और उन्होंने एक एक कानूनी बहरान पैदा कर दिया है। तो ये चीज़ें जो होती हैं, अब आपको मैं एक पुरानी बात बताता हूँ, अब बता देनी चाहिए, ये पुरानी है। हमारे दोस्त हैं सैयद इमरान हैदर नकवी एडवोकेट, तब वो हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुजरांवाला के सेक्रेटरी थे। तो हम इकट्ठे गए, तब ये लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस थे मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब। भाई हमारे गुजरांवाला के हैं, यहाँ उन्होंने वकालत की है, पुराने रिलेशंस हैं उनके साथ, पुराने ताल्लुकात हैं। तो गुजरांवाला से उनका ताल्लुक है, एक मिट्टी से हैं हम। यहाँ वो प्रैक्टिस करते थे, यहाँ दफ्तर था, तो रोज़ाना मुलाकातें होती थी। तो खैर हम उनके पास गए, जब वो जस्टिस थे उधर लाहौर हाई कोर्ट में, तो उनके चैम्बर में बैठे थे, वो जो प्राइवेट रूम होता है, वहाँ पे चाय पी रहे थे। तो उस ज़माने में इनके खिलाफ एक एप्लीकेशन आई थी। तब ये मोस्ट फेवरेट थे और मोस्ट सीनियर थे लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए। तो जब किसी के खिलाफ, जो चीफ जस्टिस के लिए, किसी बड़े मनसब के लिए, उसके खिलाफ जब एप्लीकेशन आ जाए तो फिर उनकी अपॉइंटमेंट नहीं होती जी। तो हमारे एक बड़े मेहरबान दोस्त हैं, बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव करवाई थी। तो जस्टिस साहब जो थे मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब, ये चीफ जस्टिस बनने से ना रह गए। तो ये बड़ा तिलमिला रहे थे वहाँ पे, इन्होंने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। लेकिन साथ ही इन्होंने ये भी कहा, इमरान हैदर शाह साहब की तो खैर उन्होंने बड़ी लान तान भी की ना कि आप लोग मेरे लिए क्या कर रहे हैं, आप सेक्रेटरी जनरल हैं और आप भी नकवी हैं और मैं भी नकवी, वगैरह वगैरह जो बातें थी उनको छोड़िए, ये उनकी पर्सनल बातें थी। तो बाकी लोगों से भी बड़े गिले किए कि फलां ने क्या किया और फलां ने क्या किया, फलां ने मेरे लिए क्या किया। तब उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि उस वक्त उनकी तनख्वाह जो थी कोई 7, 8, 10 लाख के करीब थी, 10 लाख के करीब थी लाहौर हाई कोर्ट में जब थे जस्टिस। तो उन्होंने कहा अगर आज मैं रिटायर हो जाता हूँ, मुझे तो 7-8 लाख रुपया पेंशन मिलनी है ना, मुझे सरकारी घर भी मिल जाना है, खानसामा ये वो। और उन्होंने कहा कि 2 बिलियन पासपोर्ट तो मेरे पास अब भी हैं, मेरे बच्चे अमेरिका हैं, मेरा बेटा ये वो, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो
अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर आज मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब उनका रिज़ाइन कबूल कर लेते हैं जनाब सदर ममलकत तारीख दुरुस्त करके, अगर हो जाता है तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? वो तो 10-12 लाख रुपए उनकी पेंशन होगी और ब्लू पासपोर्ट उनके पास है, उनके बच्चों के पास हैं, वो अमेरिका में जाके बड़े मज़े से यहाँ पाकिस्तान में रह के प्रैक्टिस करेंगे, अमेरिका में जाके इंजॉय करेंगे, उन्हें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। जी। लेकिन ये जो एक आइनी बहरान है कि उन्होंने जो तारीख गलत डाली है, ये एक रवायत गलत डाली है, उसका क्या बनेगा? मैं बहुत सारी बातें उन पर करना चाहता हूँ, लेकिन अब चूँकि मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब जो हैं वो अपने ओहदे पर नहीं रहे, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी बात की जाए। बाहर क्या उनका टन्योर जो था, जो उनका दौर है एज अ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और एज अ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, बड़ा मुतनाज़ रहा है। और उसमें ये बातें जो थीं कि उन्होंने करप्शन की इंतहा कर दी है, खैर सभी करते हैं, लेकिन उनके बारे में जो थी ये अफसोसनाक बात है। खैर आज अल्लाह अल्लाह करके उनका जो ये दौर इक़्तिदार था जुडिशरी में, ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा है और उनके इस्तीफे के साथ पहुंचा है। तीसरा आपने जो क्वेश्चन किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो खुसूसी अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ को सजाए मौत दी थी, उस फैसले को बरकरार रखा है। तो याद रखिएगा, बेशक जनाब परवेज़ मुशर्रफ अपनी ज़िंदगी के कैद से आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन फैसले बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक सजाए मौत दी गई एक अदालत की तरफ से, 5 रुकनी बेंच था, 2 ने इख्तलाफी नोट लिखा, जो भी फैसला आया जी उनको सजाए मौत दे दी गई। अब उस ऑफेंस में क्या सजा हो सकती थी, क्या नहीं हो सकती थी, ये तो हमारी अदालत में आ चुका है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। वो फरवरी के आखिरी हफ्ते में उसको देखेंगे जी, तो फैसला भी आ जाएगा। अच्छा, उससे हिंदी का जो लफ्ज़ है ना, मुक्ति मिलना बड़ा ज़रूरी है कि एक चीज़ आपके पीछे पड़ी है कि जनाब आपने कत्ल करवाया था और जुल्फ़िकार अली भुट्टो कत्ल की बर्दाश्त में मुजरिम करार पाए और उन्हें सजाए मौत हुई। ये भाई उन पे ब्लेम है ना कि उन्होंने कत्ल करवाया था, एक नाहक कत्ल करवाया था एक इंसानी जान को। वो बंदा जो उनका मुखालिफ था उसको कत्ल करवा दिया था और उसकी पदाश में वो सजाए मौत उन्हें हुई, तख्तेदार पर झूले। तो ये एक इल्ज़ाम तो है ना, और साबितशुदा इल्ज़ाम, और फिर वो जुर्म बन गया और उसकी जुर्म की पादाश में उन्हें सजा मिली। पीपल्स पार्टी कहती है कि ये जुडिशल मर्डर है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल में कोई हाथ ही नहीं था, आप साबित ही नहीं कर सकते। किस बंदे को उन्होंने कातिल को बुला के अपने चैम्बर में, अपने घर में, अपने कहीं दफ्तर में बुला के कहा था कि जाओ जाके कत्ल करो जी, साबित करें आप? उन्होंने कहा ये जुडिशल मर्डर है। अच्छा, एक बात, उसको लेके जब आसफ अली जरदारी सदर बने तो उन्होंने सदारती रेफरेंस भेजा अपने ससुर के हक में कि मेरा ससुर जो था वो बेगुनाह था, उसको आपने अदालत के जरिए कत्ल किया है, तो उसका रिव्यू करें, मेरे ससुर का दामन जो उसे साफ करें। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को दुनिया से गए हुए 4 दहाइयों से ज्यादा हो गया ना, तो 5 दहाइयों के बाद उन्हें इंसाफ मिलेगा उनकी कब्र को। लेकिन इंसाफ मिलना जरूरी है, बेशक 50 साल बाद आपको मिले, 100 साल बाद मिले, 500 साल बाद मिले, आपके दामन पे जो दब्बा है वो तो धुलना चाहिए ना। सेम ये जनाब परवेज़ मुशर्रफ पे, जनरल रिटायर परवेज़ मुशर्रफ, उन पे जनरल मुशर्रफ पे ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने पाकिस्तान के आइन को तोड़ा है, पाकिस्तान के आइन के साथ गद्दारी की है, उन्होंने जुडिशरी को भी रोंदा, सब कुछ किया, जो वो कर सकते थे किया। उन्होंने आइन को मुअत्तल कर दिया, आइन को सस्पेंड किया और उन्होंने अपनी ताकत का लोहा मनवाया ताकत के जरिए। तो खुसूसी अदालत ने उनको सजाए मौत करार दी थी। उनको जब सजा दे दी तो आज उनका इसी तरह केस जो था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में था कि अब वो तो दुनिया में नहीं रहे, तो उनको जो सजाए मौत आपने दी है, तो ये जो दब्बा है उनको सजाए मौत, वो पाकिस्तान के लिए उनकी सर्विसेज हैं कि वो बंदा पाकिस्तान का कमांडो है, वो पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहा और वो फिर बावर्दी पाकिस्तान का सदर बना और उसको पार्लियामेंट ने बावर्दी सदर मुंतखब किया। और याद है परवेज़ इलाही साहब का वो बयान कि हम 10 मरतबा भी परवेज़ इलाही को बावर्दी सदर मुंतखब करने के लिए तैयार है वगैरह वगैरह। तो भाई पार्लियामेंट ने उनको फिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया। तो ये सारा कुछ उनके साथ था। या तो उन सब लोगों को भी मुजरिम करार दें, उस पार्लियामेंट को भी जिन्होंने बावर्दी सदर मुंतखब किया, उस सारे सिस्टम को, वो पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने PCO के तहत हलफ भी उठा लिया और उनको कहा कि उनका जो फरमान है वो बिल्कुल दुरुस्त है, तो उस एक अकेले बंदे को, फर्द वाहिद को क्यों मुजरिम करार दिया गया है और उसको सजाए मौत दी गई? बाकी लोगों को भी फिर लटकाएं आप। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जमहूरियत के हक में फैसला दिया है। अब ये जुमला बड़ा काबिल गौर है कि जमहूरियत के हक में फैसला दिया। उन्होंने कहा कि जमहूरियत को सबूताज किया था, आइन को सबूताज किया था।
तो इसलिए उनको जो खुसूसी अदालत ने सज़ा दी थी, सज़ाए मौत, वो दुरुस्त करार दी जाती है। तो ये एक चैप्टर जो है, ये आने वाले वक्तों में जितने भी हमारे जर्नैल सदर मुमलकत बनेंगे, चीफ एग्जेक्टिव बनेंगे, मार्शल लॉ लेके आएंगे, उनके लिए एक एग्जाम्पल है कि उस वक्त की अदालतों ने हर चंद के नज़रिया ज़रूरत के तहत डर की वजह से, खौफ की वजह से जो भी फैसले दिए थे, लेकिन जब कभी भी अदलिया आज़ाद होंगी तो फिर वो तख्ते-दार तक आपको लेके जाएंगी। तो परवेज़ मुशर्रफ का जो ये फैसला है आज का, कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बरकरार रखी उनकी सज़ाए मौत, ये आने वाले जो हमारे आमर हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है जी। तो आज और एक बड़ी अहम बात जो सवाल में शामिल नहीं थी कि इमरान खान साहब को जो 9 मई के वाक़यात हैं उनमें 12 मुकदमात जो थे दहशतगर्दी के, वो जो वाक़यात हुए 12 मुकदमात में बाकायदा उनको गिरफ्तार करके उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई इमरान खान साहब की। अब इमरान खान साहब मतलब उनकी कितनी ज़मानतें होती हैं, कितनी नहीं होती, ये तो एक अलग बात है। तो यूँ समझ लीजिए कि वो एक लंबे अरसे के लिए एंगेज हैं। और अफसोसनाक बात यह है कि एक वज़ीर आज़म को आप उसकी 50 साल के बाद आप उसको सज़ाए मौत से बरीउल ज़ुमा करार देंगे, और दूसरा वज़ीर आज़म जो है आप उसे फांसी के फंदे की तरफ लेके जाएंगे। जुल्फ़िकार अली भट्टो की जो काल कोठड़ी आज मीडिया, सोशल मीडिया पे दिखाई जाती है, फिर क्या इमरान खान की काल कोठड़ी दिखाई जाएगी? अफसोसनाक बात है। इस पर इदारों को ज़रूर सोचना चाहिए कि एक मकबूल तरीन लीडर है, इलेक्शन सर पे हैं, तो इमरान खान के साथ इंसाफ होना चाहिए। जिन मुकदमात में इमरान खान मुलव्विस है उसमें हर सूरत सज़ा होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि नवाज शरीफ को बाइज़्ज़त बरी करना, फलां को करना, जिसने जो जुर्म किया उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर किसी ने एक ढेला भी लूटा है तो उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। वो साबित होने चाहिए एक ढेले। करप्शन ये नहीं है कि ऐसे करके बंदा उसकी जान छूट जाए। अगर इमरान खान ने जुर्म किए तो सज़ा मिलनी चाहिए, नवाज शरीफ ने किए हैं मिलनी चाहिए, शहबाज शरीफ ने किए हैं मिलनी चाहिए। लेकिन अगर जुर्म नहीं किया तो किसी महाजराई की बुनियाद पर किसी को इस हद तक लेके जाना, ये आइन और कानून के साथ, याद रखिएगा कानून बाद में सच बोल देता है। जुल्फ़िकार अली भट्टो के मामले में बोल रहे हैं ना, परवेज़ मुशर्रफ के मामले में बोला ना, इमरान खान के बारे में भी कल का काजी जो है, कल जो भी काजी होगा, फायज़ ईसा काजी की बात नहीं कर रहा, जो भी कल का काजी होगा, और वक्त सबसे बड़ा काजी, वो फैसला दे देगा। फिर जब फैसला देगा तो जो तारीख़ पाकिस्तान पढ़ने वाले तालिब इल्म हैं उनके सर शर्म से मज़ीद झुकेंगे कि हमारी तारीख़ में 1% भी सच नहीं लिखा गया। ये बड़ी शर्मनाक बात होगी। आप अपनी तारीख़ को दुरुस्त कीजिए, अपने फैसलों को दुरुस्त कीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जुडिशल मार्शल लॉ है। आप देख लीजिए जितने भी फैसले आ रहे हैं वो कोर्ट की तरफ से आ रहे हैं। सारे फैसले कोर्ट कर रहा है, किसको बल्ला देना है, किससे बल्ला छीनना है, कौन इलेक्शन में जाएगा, कौन इलेक्शन में नहीं जाएगा, कौन वज़ीर आज़म साफ़ सुथरा है, कौन वज़ीर आज़म नहीं है, कौन वज़ीर आज़म कातिल था, कौन नहीं है। ये सारे फैसले जो हैं, और आपके सेनेट के वो जो करारदाद थी गलत थी, सही सी, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। इसका मतलब फैसले कौन करेगा? पाकिस्तान की अदालतें। तो इस वक्त पार्लियामेंट जो वो पाकिस्तान का ऐवान बाला है, सेनेट जो है, हमारी जो कौमी असम्बली है ये ऐवान ज़ीरी है और वो ऐवान बाला है, और ऐवान बाला में जो करारदाद मंजूर हुई है वो रद्दी की टोकरी में है। तो मैं जो बार बार कह रहा हूँ पिछले 1.5 साल से कि पाकिस्तान में इस वक्त जुडिशल मार्शल लॉ है, तो वो एम ही तो नहीं कह रहा, ये वक्त साबित कर रहा है कि जो मैंने कहा था आज से 1.5 साल पहले जो मैंने कहा था वो सच साबित हो रहा है। मैंने कोई गलत तो नहीं कहा। जी सर, बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान समीर बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।